डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस सदी में पैदा हुए जब इस देश में दलितों को मंदिर पर जाने से और प्रतिबंध था, कुएं से पानी पीना प्रतिबंध था, तालाब पर नहाना प्रतिबंध था, और जब वो कोई बस्ती से निकलता था तो उसके आगे और पीछे झाड़ और मटकी पानी की बांध कर उसको निकाला जाता था ताकि उसके जो पदचिन्ह जिस जगह से निकले उस पानी से धुल जाए। इस प्रकार के जो दुर्व्यवहार, जो यातनाएं इस समाज के साथ होती थी, लेकिन एक महापुरुष जो देवता तुल्य है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस सदी में इस दुनिया में जन्म लिया, आज हम लोग उसको भगवान के रूप में पूजते हैं। आज हर दलित के घर में उसकी प्रतिमा मिलती है और वो कहता है कि आज मेरा बेटा कोई राजस्थान की विधानसभा में बोलता है, आज मेरा कोई बेटा भारत की संसद में बोलता है, और आज कोई मेरा बेटा राष्ट्रपति बनता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान के तहत आज उसका बेटा ये IAS, IPS, टीचर, थानेदार, CI, ये सारे पदों पर बैठा हुआ है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। माननीय सभापति महोदय, आज देश को 75 साल आजाद हुए हो चुके हैं, और जब गांव में जब कोई बस्तियों का निर्माण होता था तो SC के लोगों को एक गांव के एक दिशा में एक कोने में बसाने के लिए व्यवस्था होती थी, ताकि उन लोगों का खाना पीना अलग हो, उनका रहन सहन अलग हो, उनकी कल्चर से उन लोगों का कोई संबंध नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था होती थी। आज भी 75 साल के बाद भी गांव में अगर किसी दलित के परिवार की मौत हो जाती है तो जो गांव का शमशान होता है वहां पर उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। 75 साल के बाद भी ये व्यवस्थाएं, दलित का बेटा कोई अगर शादी होती है उसकी निकासी निकालनी जाती है तो उसको रोकने वाले कौन होते हैं, इस पर चिंतन करना होगा। केवल यहां पर भाषण देने से समाज का उत्थान नहीं हो सकता है, दलितों का उत्थान नहीं हो सकता, सामाजिक समरसता खत्म नहीं हो सकती है। इसके लिए हम लोगों को चिंतन करना होगा, सोचना होगा कि आजादी के 75 साल के बाद भी अगर इस प्रकार की कुर्तियां हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो या कांग्रेस की पार्टी की बात हो, सपा की बात हो या भाजपा की बात हो। माननीय सभापति महोदय, जब चुनाव होता है तो उस दलितों को मुंगेरी लाल के सपने दिखाए जाते हैं। आपके मोहल्ले में CC रोड बनेगा, आपको पीने के लिए पानी, पीने की पाइपलाइनें डलेगी, आपके इंदिरा आवास में मकान बनेगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन जब 5 साल चुनाव निकल जाता है, जब तक वो मुंगेरी लाल के सपने देखता रहता है, वो फिर सोचता है मैंने इस बार BJP को वोट दिया, मैं अगली बार कांग्रेस को वोट दूंगा। फिर अगली बार देखता है कि कांग्रेस ने मेरा उद्धार नहीं किया तो सपा को वोट देना चाहता है, फिर सपा ने उसका उद्धार नहीं किया तो बसपा को वोट देना चाहता है, बसपा ने उसका वोट नहीं दिया तो आपको वोट देना चाहते हैं। वो मुंगेरी लाल का सपना देखता रहता है, लेकिन उसका सपना कभी साकार नहीं होता है। माननीय सभापति महोदय, चाहे भारत सरकार की योजना हो, चाहे राजस्थान सरकार की योजना हो, योजनाओं का पुनर्निर्माण तो हम लोगों ने इतना बढ़ा दिया कि उन योजनाओं को अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये देखेंगे 75 साल में ये दलित, ये आदिवासी, ये OBC, ये SBC के लोगों का तो उत्थान हो गया हुआ। लेकिन आज भी अगर उनका औसत निकाला जाए तो कितने प्रतिशत लोगों का विकास हुआ है, कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हुए हैं, कितने प्रतिशत बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था हुई है, कितनी बस्तियों में कितना प्रतिशत सफाई की व्यवस्था है, ये सब चीजें हम लोगों को सोचते हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी एक जो मांग मेरे पूर्ववक्ता रूपाराम जी गई है, सभापति महोदय आपके वक्तव्य में कहा है कि जो नगर परिषद नगर पालिकाओं में जो सफाई की भर्ती की गई है उसमें वास्तव में घोर अन्याय किया गया है। क्योंकि जो सफाई का काम किया जाता है, जो गटर की सफाई का काम किया जाता है, जो नाली की सफाई का काम किया जाता है, जो मृत जानवरों को फेंका जाता है, वो हरिजन समाज के लोगों से करवाया जाता है। लेकिन जहां पर जब रोजगार की बात आती है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से उसमें रोस्टर पद्धति लागू की गई, उसमें चाहे ST का हो, SC का, OBC हो, जनरल के लोग हो, उनकी सबकी भर्ती की गई। हम भर्ती का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की नियुक्ति सफाई कर्मचारी के पद पर की गई है तो उससे वही काम करवाना चाहिए। लेकिन आज कोई व्यक्ति तो कलेक्टर के ऑफिस में बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति आयुक्त के कमरे में बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति कैशियर के कमरे में बैठा हुआ है। और मैं पूछना चाहूंगा कि सफाई कर्मचारी कोई भर्ती में एक नियम था कि सफाई कर्मचारी की भर्ती में वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसको सफाई का अनुभव हो। जो व्यक्ति स्कूल में रेगुलर पढ़ रहा है उसके लिए उसको सफाई का अनुभव किस व्यक्ति ने दिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। जो ब्राह्मण की बेटी ने आवेदन किया उसका चयन हुआ, उसको सफाई का आवेदन किस व्यक्ति ने दिया, उसका चयन होना चाहिए। जो मेघवाल के बेटे का चयन हुआ है उसको सफाई का आवेदन किसने दिया, उसका चयन, उसकी जांच होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आज वो दलित, वो वाल्मीकि समाज के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमारे कोटे को आप लोग खा रहे हो, आप लोगों का सब चयन हो रहा है, लेकिन आप
जिस काम के लिए चयन हुआ है उस काम को करिए और इस चीज को लेकर जगह जगह विरोध हो रहा है। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जब भी भर्ती हो, चाहे वो नगर परिषद की हो, नगर पालिका हो या अन्य विभागों की हो, जहां जो काम जिस कैटेगरी के लोगों को द्वारा किया जाता है उसी कैटेगरी के लोगों से करवाया जाए। माननीय सभापति महोदय, एक मेरे 2-3 सुझाव है कि सरकार योजना बनाती है और बहुत वाई लूटना चाहती है। हमने विधवाओं के लिए ये किया, हमने वृद्ध लोगों के लिए ये किया, हमने विकलांगों के लिए ये किया, लेकिन इस महंगाई के युग में हम किसी को 500 रुपए की पेंशन देकर क्या उसका उत्थान कर देंगे? मेरी मांग है कि चाहे विकलांग हो, विधवा हो, परित्यक्ता हो या एकल महिला हो, जिनको आप 500 रुपए पेंशन देते हैं उनको एक समान रूप से सभी को 5000 रुपए पेंशन दी जाए ताकि उनका उत्थान हो सके। साथ ही मेरा जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो हम उनको संबल बनाने के लिए, उनके बुढ़ापे में सहारे के लिए जो 500 रुपए 750 रुपए की पेंशन देना चाहते हैं, वो कोई रिश्तेदारी में जाता है, कोई सगा संबंधी आता है, बीड़ी तंबाकू से स्वागत करता है, चाय से स्वागत करता है, 500 रुपए में उसका पूरा जीवन गुजर नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस वृद्धावस्था पेंशन को भी 500 और 750 बढ़ाकर कंपल्सरी 2000 रुपये किए जाए। माननीय सभापति महोदय, ST, SC, OBC, SBC के लोगों के पास जमीनें बहुत कम है और महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत हम कहते हैं कि हमने उनको 100 दिन का रोजगार दिया, 150 दिन का रोजगार दिया। 100 दिन के रोजगार में उसको पूरे साल में 20,000 रुपये, 22,000 रुपये, 25,000 रुपये मिलेंगे। क्या वो उस 20,000, 22,000, 25,000 रुपये में बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला लेगा, बेटी की शादी कर देगा, बहू की डिलीवरी करवा लेगा, पक्का मकान बना लेगा? इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो SC हो, ST हो, OBC हो, SBC हो, जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी बच्चियों के विवाह पर कन्यादान योजना के तहत 1 लाख रुपए की योजना लागू की जाए और वो भी तत्काल, जिस प्रकार से श्रम विभाग के माध्यम से, आस्था कार्ड के माध्यम से फॉर्म भरवाए जाते हैं। 2018 के लोगों का भुगतान नहीं हो रहा, 2019 के लोगों का भुगतान नहीं हो रहा। वो बच्ची शादी होकर उसकी डिलीवरी जाती है, जब तक उसको पैसा नहीं दिया जाता उन माँ बापों के ऊपर कर्जा होता है और उसकी जमीन और उसका मकान बिक जाता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, इसके साथ ही जो पालनहार योजना है, हमारी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति है, जब जवान औरत का पति मर जाता है वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह चली जाती है, उन बच्चों को अनाथ हो जाते हैं, उनका आप पालनहार योजना में पैसे देते हैं, मदद करते हैं। लेकिन जब पिता मर जाता है या मां मर जाती है और वो अनाथ हो जाते हैं, उनके दादा दादी इतने असहाय रहते हैं कि हम जब गांव में जाते हैं तो लेते हैं, इसके पिताजी नहीं है, इसके मां नहीं है, इनको कैसे करें? तो उनकी जो 0 से 5 साल की 500 रुपये है, 5 से 18 साल की आपने अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2,500 की है, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसको भी बढ़ाया जाए। माननीय सभापति महोदय, साथ ही इसमें एक सुधार किया जाए, चाहे पिता की मृत्यु हो या माता की मृत्यु हो, दोनों पर उसको पालनहार योजना का लाभ दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में समाज कल्याण की छात्रावासों की जो दशा है, क्योंकि मैं भी छात्रावास में पढ़ा हूँ 1984 से 1990 तक, पूर्व मंत्री जो समाज कल्याण के 2 बार मंत्री रहे दिलावर जी, वो भी छात्रावास में पढ़े। इस वजह से के यहाँ पर जितने भी विधायक है, इनमें से 60 से 70% लोग छात्रावास में पढ़े होंगे। लेकिन जो छात्रावासों की दशा है, हम बड़े बड़े डिनर पीटते हैं, वहाँ पर बच्चों के बेड नहीं है, गद्दे नहीं है, तकिए नहीं है, पीने का शुद्ध पानी नहीं है, बढ़िया लाइट की व्यवस्था नहीं है, और जो बरसात का समय आता है तो खिड़की में और छत में से पूरा पानी टपकता है। छात्रावास सब जगह खुले हुए हैं, बालिकाओं की छात्रावास है, और जो सबसे बड़ी कमी है कि वहाँ पर जो स्टाफ की कमी है, ना वार्डन है, बालिकाओं में कि छात्रावास में पुरुष को लगा रखा है, एक व्यक्ति को 4-4, 5-5 जगह का चार्ज दे रखा है, तो कैसे व्यवस्था होगी? तो इसलिए इसमें जो 2,500 रुपये दिए जाते हैं, इसकी भी इसमें में बढ़ाई जाए, क्योंकि 2,500 रुपये में वो एक बच्चे का पूरे महीने का ना तो खाना पीना, रहना, लाइट, पेपर, कटिंग, साफ सफाई, सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो सकती। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, जो ST SC के लोगों को कोई पेंशन, कोई छात्रवृत्ति लेनी हो या अन्य योजनाओं का लाभ लेना हो, तो उनको 2.5 लाख रुपए उसकी आर्थिक वार्षिक आय 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, और अन्य वर्गों के लिए 8 लाख रुपए की छूट है। तो जब अन्य वर्गों को 8 लाख की छूट है और ST SC के लोगों को 2.5 लाख की छूट है, तो उसको भी 8 लाख किया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, कृपया कंक्लूड करने की कोशिश करें। संबल योजना
संबल योजना पिछले 3 साल से, संबल योजना में जिस गांव का चयन होता है उस गांव में ज़्यादातर एससी की पॉपुलेशन होती है, और उसका मतलब है कि उस वहाँ पर सीसी रोड का निर्माण हो, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था हो, वहाँ सामुदायिक भवन बने, उन लोगों को लाइट की व्यवस्था हो। लेकिन पिछले लंबे समय से चाहे भारत सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, इस योजना में कोई बजट नहीं आ रहा है। इसलिए संबल योजना केवल कागजों में बनी हुई है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप भारत सरकार से निवेदन करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करें कि संबल योजना में, क्योंकि जो आपका वोट बैंक है, जो आज तक प्रताड़ित है, जिसका शोषण हो रहा है, वो आज भी जहाँ का जाए बैठा हुआ है। इसलिए उन बस्तियों में सामुदायिक भवन बनवाए जाए, वहाँ पर सीसी रोड नहीं तो सीसी रोडों का निर्माण करवाया जाए, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं तो पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाए, इस संबल योजना का बजट बढ़ाया जाए। माननीय सभापति महोदय, 2 अप्रैल 2018 को जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस नारे को जब सब लोगों ने अपने दिल में उतारा और जिस प्रकार से आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने की नौबत आई, तो 2 अप्रैल 2018 को पूरे हिंदुस्तान का नौजवान, चाहे दलित हो, एसटी हो, एससी हो, सारे जब ये रोड पे है, और जिस प्रकार से उन्होंने एसटी एससी की ताकत को देखा, लेकिन उन लोगों को दबाने के लिए जिस प्रकार से उन पर केस दर्ज किए गए, मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उन केसों को वापस लेने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, मैं संघर्ष करूंगा, किसी से नहीं हारूंगा, और जिस दिन हारूंगा मैं अपने वर्ग से हारूंगा, और वो भी शिक्षित वर्ग से हारूंगा।